हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। आज बात करने वाले हैं रीट में आपके कवक या फंगाई या फिर फफूंद, ये टॉपिक लिखा हुआ है। और इस टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस क्लास को पूरा देखना। समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप लोग यहां से प्रश्न जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूं, इससे पहले भी 2 कक्षाएं हमारी रीट के ऊपर हो चुकी है। और हाँ, आपके पास बच्चे हैं 70 60 65 दिन, है ना। तो 60 65 दिन में रीट में अच्छे क्रमांक, अच्छे अंक कैसे लेके आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग इस पे तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सीईटी जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद आपकी हिंदी की, मैथ की और आपके जीके की जो क्लासेस है जो बीएसटीसी से रिलेटेड होंगी, साथ में ही हम लोग पशु परिचर की कक्षाएं भी इसमें रेगुलर रखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे चैनल के सदस्य बनिए। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज आपकी अपनी कक्षा को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फफूंद या फंजाई को। इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया, वायरस पढ़ लिया है और सजीव और निर्जीव हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया था। देखिए, फंजाई जिसको हम लोग कवक भी बोल देते हैं, फफूंदी भी बोल देते हैं। जनरली ये फफूंदी आपने कहाँ देखी होगी? अगर आपने नहीं देखी है तो अभी चले जाइए किचन में, मोबाइल को ऐसे हाथ में रखना और किचन में जाके के अचार का डिब्बा उठाना और डिब्बे के बाहरी क्षेत्र पर जो काई जमी होती है उसी को तो हम फफूंद कहते हैं। तो वही तो आपका फंगस है। लेकिन फंगस एक ही प्रकार की नहीं होती दोस्तों, अलग अलग प्रकार की होती है। उन सब प्रकारों के बारे में हमको अध्ययन करना है। और हाँ, अचार के डिब्बे को वापस सुव्यवस्थित रख देना, नहीं तो माँ आएगी और चप्पल लगाएगी। ठीक है, तो बात कर रहे थे इसके अध्ययन की। इसके अध्ययन को जो है क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इसके जनक की मैं बात करूं दोस्तों, हेनरिच डी बेरी। कौन? हेनरिच डी बेरी जो है वो इसके जनक है, जिसको आप 5 जगत प्रणाली अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने बात की थी, RH व्हीटेकर ने ये 5 जगत प्रणाली दी है। और इसमें से एक फंगाई भी है, फंजाई जगत भी है, कवक जगत भी है। और कवक जगत माइकोटा में जो है रखा गया है, एक प्रकार के यूकैरियोटिक जीव है। अगर आपको पता नहीं है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव में अंतर क्या है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। मैं आपको अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बाद में जब भी हम लोग सेल का अध्ययन करेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए ध्यान रखो कि ये जो कवक है ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि इसमें जो केंद्रक पाया जाता है। आपको पता होगा कि एक ये जैसे मान लो आपके सामने सेल है, ठीक है, और इस सेल में अलग अलग डिजाइन की जो है वो बिंदु आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले केंद्र की बात करूं तो किसी भी सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर आपके एनिमल सेल हो, आपके इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। क्या? केंद्रक। और आपको मैं बता दूं कि ये जो कोशिकाएं हैं इसको मेनली हम लोग अगर बात करें तो केंद्रक के आधार पे ही विभाजित किया जाता है ना। यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो केंद्रक के आधार पे करेंगे वर्गीकरण। तो हम लोग अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये जो केंद्रक होता है या तो ये अनुपस्थित होता है, या फिर अगर ये होगा तो भी आदिम प्रकार का होगा। आदिम से यानी कि आपके ये बनने की प्रक्रिया में होगा, पूर्ण विकसित नहीं होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आपके क्या पाया जाएगा? केंद्रक सुविकसित रूप से पाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाएंगे। सभी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाए जाएंगे, चाहे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, या फिर इसके अलावा जितने भी गोल्जी बॉडी, आपके तारककाई जो भी है, सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। जबकि मैं बात करूं हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी यहाँ जो है वो उपस्थित होता है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लूं दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है आपके
स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, सभी प्रकार के झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो आपके जो है अनुपस्थित होते हैं। इसमें केवल और केवल हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का न्यूक्लियोइड इसमें पाया जाता है या फिर प्लाज्मिड जो है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है, या तो इसमें डीएनए या फिर आरएनए ऐसे संरचना इसमें पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अनुपस्थित होती है। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वो भी एब्सेंट होती है। तो मैंने मोटा मोटी आपको अभी बता दिया है, हम लोग डिटेल से भी अध्ययन करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, बात करें अधिकांशतया जो है ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव जो होते हैं, दो भागों में हम लोग उनको बांटते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जिसमें एक कोशिका से कोई जीव का जो है निर्माण हुआ हो। कोशिका किसे कहते हैं, शरीर की वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जिसमें जो आपकी जो है एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जिसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका से ही जीव है। ये आप और हम जो है ये बिना कोशिका के क्या संभव हो सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ एक कोशिकीय जीव जो होंगे उनमें अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में आप और हम भी आते हैं। तो आपके पास में खड़ी गौ माता भी आती है, भेड़ बकरी भी आती है, रेंगने वाला सांप भी आता है। किसी भी आप लोग जो है बहुकोशिकीय में जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है उसमें ले सकते हो। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन का ध्यान रखना दोस्तों कि अपवाद यहाँ पे क्या है, ये जो ईस्ट है, ईस्ट जानते हो, जिसका उपयोग हम लोग किसमें, बेकरी के वर्क में लेते हैं, एक कोशिकीय जीव होता है। कौन सा, ईस्ट। तो अधिकतर तो इसमें यानी अधिकांश तो इसमें कौन से होते हैं दोस्तों, अधिकांश तो इसमें आपके बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन यहाँ ईस्ट जो है, ईस्ट वो आपकी एक कोशिकीय जीव है। अगर इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल की मैं बात करूं दोस्तों तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड अगर साथ में आ जाएं तो भी लगा के आ जाना, और काइटिन कभी नहीं हो तो पॉलीसेकेराइड भी आप लोग लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें संग्रहित भोजन की या फिर इनका जो फूड है वो स्टोरेज किस रूप में रहता है। अगर ग्लाइकोजन आ जाए तो ठीक है, ग्लाइकोजन तो लगाना ही है, इंपॉर्टेंट। जंतुसम, होलोजोइक ये होते हैं, जंतुसम होते हैं, होलोजोइक होते हैं। लेकिन ग्लाइकोजन के साथ साथ आप स्टार्च भी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, स्टार्च भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। उसके बाद आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ जो है क्लोरोप्लास्ट आपके हरित लवक जो है वो एब्सेंट होता है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा क्या, यानी ये भी दूसरों पे निर्भर ही होते हैं, परपोषी ही होंगे, ये किसी प्रकार से हेटेरोजाइक ही होंगे, न कि ऑटोट्रोपिक नहीं होंगे, हेटेरोट्रोपिक ही होंगे, सॉरी। ठीक है, बात करें कवक जो है, कवक लंबी धागे जैसी संरचना के बने होते हैं जिन्हें हाइपे के रूप में जाना जाता है। यानी जो कवक होंगे वो लंबी संरचनाओं के रूप में बने होंगे जिन्हें हाइपे कहते हैं। और हाइपे मिलकर एक क्या बना देंगे, जाल जैसी संरचना बना देंगे जिसे माइसीलियम कहते हैं। एक बार नहीं 10 बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद कोशिका भित्ति एक प्रोटोप्लास्ट को घेरती है जो आगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका अंग, नाभिक जैसी संरचनाएं अन्य भागों में विभेदित करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये भी आपके बारे आपको जो है पता होना आवश्यक है। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बस इसमें इतना सा है कि आपको अपनी नज़रें जो है वो जमाए रखनी है। थोड़ा सा वापस से इसको बड़ा ही कर देते हैं क्योंकि मैंने पूरा पहले नहीं लिया था यार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पोषण के आधार पे जो है, पोषण के आधार पे ऐसे कहें कि दो प्रकार के जो है हम लोग
जीव सॉरी आपके जो है फंजाई या फिर कवक को ले सकते हैं। एक होते हैं सहजीवी। कौन होते हैं? सहजीवी। सहजीवी में आपके इंडिकेटर आता है लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का क्या इंडिकेटर है? किसका? शैवाल और कवक मिलके जो है, शैवाल और कवक मिलके आपके लाइकेन जो है वो बनाते हैं, और इस लाइकेन को योजक कड़ी भी बोलते हैं। किसकी योजक कड़ी? शैवाल और कवक की योजक कड़ी जो है वो भी इसको बोलते हैं। इससे लिटमस पत्र का निर्माण होता है जो वायु प्रदूषण का क्या होता है? सूचक भी होता है। ये एक प्रकार का क्या वायु प्रदूषण का सूचक भी है, यानी कि एक प्रकार का इंडिकेटर ये होता है। फिर बात करें परजीवी की, तो ये परजीवी में पक्सीनिया आता है, जिसे जो कि एक रोग कॉस्ट करता है, एक डिजीज कॉज करता है, गेहूं रस्ट रोग। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 20 बार कम से कम ये प्रश्न अलग अलग राजस्थान की, भारत की परीक्षाओं में पूछा गया होगा। पक्सीनिया का इंपॉर्टेंट है, गेहूं रस्ट रोग या फिर गेहूं का किट रोग। ठीक है, उसके बाद बात करें स्टिल गो, या आपके स्मट रोग होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डायग्राम आप लोग प्यारा सा देख लीजिए। ये डायग्राम थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ आपके जो है डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो नीचे ये इस प्रकार की जड़े नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, जिसे राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। और ये देखो ये हाइपी हो गई, हाइपी जो कि एक प्रकार का जाल बनाती है। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर फ्रॉम टुगेदर एज नेटवर्क कॉल आपके माइसीलियम, यानी कि इसको माइसीलियम कहते हैं। देखो बहुत शानदार डायग्राम है। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पोर्स पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल पार्टिकल विच फंजाई मेडेड फॉर रिप्रोडक्शन के काम में आते हैं। उसके अलावा स्पोरोजीनियम, स्पोरोजियम जो है इसमें पाया जाता है, स्पोरो जियोपोर भी जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ आपके जो जड़ रूपी संरचना दिखा दे रही है, जिसे तो हम लोग राइजोइड कहते हैं, और राइजोइड के जस्ट ऊपर जो आपको एक जाल बना हुआ दिख रहा है, ये जाल हाइपी कहलाता है। ठीक है, सॉरी माइसीलियम कहलाता है। और माइसीलियम जो है वो किसका बनता है? हाइपी का बनता है। ठीक है, और ऊपर आपको कुछ स्पोर्स या फिर बीजाणु दिख रहे होंगे ये बिखरे हुए, ये बीजाणु इसके रिप्रोडक्शन में कार्य करते हैं। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। ठीक है, और ये जो स्पोर है एक 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 प्रकार से हम लोग कहें कि एक धानी, एक थैले में बॉक्स में जो है वो पैक होते हैं, और उसको स्पोरोंजियम कहते हैं। उसके नीचे जो तंतु लगा हुआ है, इस तंतु को स्पोरोंजियोपोर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले जो इसका पार्ट होता है वो है मृतोपजीवी या अपघटक। क्या होता है? मृतोपजीवी या अपघटक। अगर मैं बात करूं तो इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। मैं बोल रहा हूं यहां से प्रश्न 101% ये आ सकता है। म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम मोर्चेला, पेनिसिलियम और मोर्चेला, ये चार ध्यान रखना, ये मर्तोपजीवी है। दोस्तों मर्तोपजीवी वे कहलाते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पोषण के आधार पे पढ़ रहे थे, तो तीसरा पार्ट है, ध्यान रखना। तो मर्तोपजीवी वे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो अपघटित करते हैं। क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो कवक, कवक में जो है जनन की मैं बात कर लेता हूं। किसकी? कवक में जनन की अगर मैं बात करूं तो कवक में जो है अलैंगिक जनन मुख्यतः बीजाणु निर्माण विधि से होता है। इंपॉर्टेंट है, किस विधि से? मुख्यतः किससे? बीजाणु, यानी अभी अभी मैं बताया था स्पोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इसके कुछ प्रकार यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। स्पोरोन स्पोरोंजियोस्पोर, आपके चेलाई केलेमाइडोस्पोर, और आपके कोनिडिया और ओइडिना। ठीक है, ओनिडिया, ओइडिया। ठीक है, ओइडिया, ये याद रखना। ठीक है, बात करें हम लोग कवकों में लैंगिक जनन जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार का लैंगिक जनन होता है? वो तो अलैंगिक जनन थे, ये होते हैं 3 प्रकार के लैंगिक जनन, जिसमें सबसे पहले आता है प्लाज्मोगेमी, जो 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, इसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी,
दो कवकों का आपस में संलयन हो जाना कैरियोगेमी कहलाता है। फिर आता है एक अर्धसूत्रीय जिसको हम लोग मियोसिस विभाजन बोलते हैं। ये युग्मनज में जो है अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण अगुणित यानी एन जो होती है एन बीजाणु जो है वो बनाते हैं और अंकुरण के पश्चात नए माइसीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही विधि आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं कवक। एक वो होते हैं जिनमें कोशिका वृद्धि नहीं पाई जाती है, जिन्हें तो मिक्सोमाइकोटिन बोलते हैं। ठीक है, एक होती है यू माइकोटिना, ये सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि 4 भागों में आपके विभाजन इसका होता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनके जो है एग्जाम्पल भी आप लोग याद रख लेना। अच्छी क्लास हुई है, ज़्यादा बड़ी क्लास लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अब टाइम यहाँ पे बचता नहीं है। ऐसे मत सोचना कि बहुत सारा टाइम है, बस क्लास को 2-3 बार देख लेना, बस आपका ये टॉपिक तो क्लियर है, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ पे आपको फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो कैंडिडा और व्हाइट रस्ट जो है सिस्टोपस कैनिडिडा, ये इसको व्हाइट रस्ट भी बोलते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके अलावा फाइकोमाइसिटीज में एस्परजिलस, आपके क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम। ये न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लांट किंगडम की क्या क्या बोलते हैं आपके, ड्रोसोफिला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन आपके जो है एक प्रतिजैविक औषधि है वो निर्माण होता है। सेक्रीमाइसिटीज, ईस्ट जो है वो एक किसी के कवक है जो कि आपके किसमें, आपके बेकरी वाले आइटम में जो है वो काम में आता है। फिर आपके बेसिडोमाइसिटीज में एक नाम याद रख लेना, मशरूम, ये बेसिडोमाइसिटीज में आता है। और एक पक्सीनिया याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया है। ब्रेक्ट फंजाई और या पपबॉल होती है, एक ओस्टिलेगो या कंड उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो एग्जाम्पल है ना, वो मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे। देखता हूँ कि कौन कौन यहाँ तक जो है वो वीडियो देख रहा है। अगर इतनी अच्छी क्लास के बावजूद अगर आप इस प्रकार से करोगे तो अच्छी बात नहीं है। अब देखो आगे बात करते हैं, कवक जनित मानव रोग। कवक जनित मानव रोग कौन कौन से होंगे, फटाफट फटाफट से पढ़ लो। एक रोग होता है एस्परजिलोसिस। कौन सा होता है, एस्परजिलोसिस। और दाद से तो आप सब पीड़ित होंगे ही। बहुत दिनों पहले, अभी 2-3-4 साल पहले दाद बहुत ज्यादा जो है वो फैल रहा था, और ये सब कवक के कारण ही होता है, फंजाई के कारण। ठीक है, ठीक है। ओनाइकोमाइकोसिस, ये नाखूनों का भूरापन होना। कैंडिस कैंडिडिएसिस, ठीक है, कैंडिडिएसिस। फिर स्पोरोट्राइकोसिम, जिसका गंजापन जो है वो इसका एक आपके जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है, म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चारों रोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है कि कौन कौन से फंगस से एंटीबायोटिक निर्माण होते हैं। पेनिसिलिन हो गया आपके, पेनिसिलिन एक तो याद रख लेना, और एक याद रख लेना कम्पेस्ट्रिन। ठीक है, ये दोनों ही ध्यान रख लेना, इससे पेनिसिलियम नाटेटम से ये बनता है। और आपके आपके जो है कम्पेस्ट्रिन जो है वो, कंपेस्ट्रिन जो है वो आपके पेसोलियोटा कॉम्पेस्ट्रियस से बनता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों यही खत्म होती है, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।